ये नथिंग साहब कोई आए हैं। वेलकम भाई। जी भाई। जी भाई। कैसे हैं? खैरियत? नॉन मुस्लिम आप? जी। अच्छा, क्या है? अह, जी फिलहाल तो मैं एग्नोस्टिक हूँ। फिलहाल, पहले क्या थे? पहले मुस्लिम था। क्या मुस्लिम थे, अब एग्नोस्टिक हैं? जी। जी मैं एग्नोस्टिक क्या आपसे होता सवाल। है? एग्नोस्टिक क्या होता है? नहीं, मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ आपको कि आप जो हैं वो आपको पता भी है, जैसे पिछले से पूछ रहा था। उसकी वजह भी है एग्नोस्टिक ना। इज someone who does not know whether God is exist मुझे or इंग्लिश not। नहीं आती, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई। उर्दू में बताएं, उर्दू या हिंदी में? जिसे नहीं पता होता कि खुदा है या नहीं है। जिसे नहीं पता होता कि खुदा है या नहीं है? जी। जिसे नहीं पता होता कि खुदा है या नहीं है, इसे एग्नोस्टिक कहते हैं। जी। ये किधर है डेफिनेशन? ये तो मैं को पहली दफा सुन रहा हूँ। नहीं, आप चेक कर सकते हैं, यही होती है डेफिनेशन एग्नोस्टिक। जिसे पता ना हो कि है या नहीं। हम्म। जी। जिसे इंटरेस्टिंग। पता ना हो कि खुदा एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं, उसे एग्नोस्टिक कहते ठीक है, उसे तो आपकी सूरत हाल ये है। हैं। जी। ठीक हो गया? क्यों ऐसा क्यों लगा आपको? ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जो रिलीजन का मामला है वो काफी अलग लगता है, जैसे उसमें चीजें जो है वो अ, सही नहीं लगती कि ऐसा भी सही हो सकता है। जो एक्सप्लेनेशन उसमें दी जाती है वो काफी जो है वैसी टाइप की लगती है, जैसे पुराने लोग एक्सप्लेन करते हैं चीजों को और उसमें कुछ सच्चाई ना हो। देयरफॉर मैंने ये क्या कंक्लूड मैंने किया। क्या पूछा आपसे? नहीं नहीं, मैं आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, उधर जल्दी आ जाए। देयरफॉर हम्म। देयरफॉर मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि रिलीजन ट्रू नहीं है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि खुदा एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। मेरे हिसाब मतलब मैंने कर आपसे भी सकता पूछा है या क्या फिर है? मैंने आपसे पूछा क्या है? आप मुझे रिलीजन के ऊपर ले गए। मैंने कहा अग्नोस्टिक का मतलब है गॉड, क्रिएटर है कि नहीं। ठीक है ना? या गॉड नहीं है, हम्म, गॉड को रख लेते हैं। आपने कहा कि उसका मतलब उसे कंफर्म नहीं होता। और रिलीजन हो या ना हो, गॉड तो अपनी जगह पर है। रिलीजन एक मिनट के लिए साइड पे भी कर दें, कॉन्सेप्ट तो अपनी जगह पर रहेगा कि गॉड है या नहीं। यानी फिलोसॉफिकली, ठीक है, ऑन्टोलॉजिकली स्पीकिंग, आप जब एक चीजों की एग्जिस्टेंस का मान गए हैं, उसके बाद आप कुछ ना कुछ तो उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, रिलीजन का ना एक्सप्लेन करें, मुझे मुझे ये बताएं कि आपको कैसे लगा कि भाई नहीं, कोई नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कोई होगा। रिलीजन साइड पे हो गए हैं। नहीं मैं नहीं, एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ये क्लेम नहीं है कि नहीं है। ऐसा थोड़ी मैंने कहा पता नहीं है कि है या नहीं है। हो भी सकता है, हाँ, नहीं भी वही हो बताएं। सकता है, दोनों की हाँ, वही प्रोबेबिलिटी। वही वही मैं कह रहा हूँ, क्यों आपको लगता है कि नहीं होने की रीजंस क्या लगती हैं, वो बताएं। नहीं होने के रीजंस, एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो भी आज एक्सप्लेनेशन दी जाती है गॉड की, वो काफी सेंसलेस लगती है और बेसलेस है, और उस पे जो जितने भी वो चीजें बैठाई एक्सप्लेनेशन जाती जो है। दी जाती है एक्सप्लेनेशन जो दी जाती है वो सब्जेक्टिव है। ठीक है, नंबर वन। नंबर दो, लिमिटेड है। नंबर तीन, हो सकता है आपको समझ नहीं आ रही, इसलिए सब्जेक्टिव है ऑब्वियसली। किसी के एक्सप्लेनेशन या किसी के परसेप्शन की वजह से आप अपना क्लेम नहीं ना रखते। वो सब, मिसाल के तौर पे एक बच्चे को मैं मैथ्स का क्वेश्चन देता हूँ टफ, उसको नहीं आ रहा, तो आप मैथ्स का इनकार कर देंगे क्योंकि उससे सॉल्व नहीं हो रहा। उससे नहीं हो रहा ना। ठीक है। सवाल ये है, आप दूसरों के परसेप्शन के ऊपर अपना क्लेम कैसे खड़ा करेंगे कि जी एक्सप्लेनेशन नहीं हो रही? आप आपके पास फिर क्या है उस चीज को एक्सप्लेन करने की? यानी आप निगेट करने में भी अनाड़ी लोगों का सहारा ले रहे हैं। जहालत का सहारा नहीं लिया जाता। ठीक है। नहीं, आप अ, ये मुझे समझाएं। जी जो एक्सप्लेनेशन है वो मतलब गॉड के अलावा भी अदर एक्सप्लेनेशन कोई भी मतलब उस जगह पे जहाँ पे बैठाते हैं वहां पे बैठाई जा सकती है, ये कहने का मतलब है। नहीं नहीं, मैं उस एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं आप जो गॉड को लेके कंफ्यूज हुए हैं, आप क्यों हैं? आप कह रहे हैं जी फ्ला एक्सप्लेनेशन, उसके ऊपर मैं सवाल उठा रहा हूँ, उसकी जस्टिफिकेशन आप नहीं दे रही, यानी उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आप दे रहे। अभी भी आपने कहा जी उसकी एक्सप्लेनेशन जो दूसरे लोग देते हैं वहां दूसरी भी रखी जा सकती है। मुझे उससे लेना देने नहीं है। नहीं तो मैं ये मेरा कह रहा हूं मेरा कहने का मतलब यही। आपके हम्म, इनकार या आपके शक की वजह क्या है, शक की बेस, शक की वो मैं बेस सारी ये दूर है कर कि रहा हूँ। मुझे अभी हाँ।
कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिली उसकी जो मुझे सेटिस्फाई कर सके। हाँ, ये बेहतर है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं मिल सकी, ठीक हो गया, इस वजह से जी। है। और जितो थोड़ा सा आप यकीन रखते हैं, वो किस बेस पे रखते हैं कि हो सकता है हो सकता हो उसका बेस ये है कि एक तो पहली बात है कॉम्प्लेक्सिटी है उसका बेस कि कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है जब हम लोग लिविंग सेल का फॉर्मेशन वगैरह पढ़ते हैं तो उसका मतलब हम्म, जो प्रोबेबिलिटी मतलब हो तो सकती है फॉर्मेशन लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्प्रोबेबल हो जाता है या फिर ऐसे सब सिचुएशन में जब हम लोग चले जाते हैं या हम्म, फिर जो है यूनिवर्स का क्रिएशन है तो वो भी एक समझ लो एक टाइप ऑफ लैक ऑफ नॉलेज अभी हम लोग के पास उसका नहीं है। तो वहाँ पे वो चीज़ हम्म। बैठाई जा सकती है कि माइट भी एग्ज़िस्ट करता हो। हाँ, एग्जिस्ट करता है, मगर वहीं आप इनकार जब कर रहे हैं तो वो चीजें आपको समझ नहीं आ रही एक्सप्लेनेशन की। मगर एग्जिस्टेंस का आपने कितना स्ट्रांग पॉइंट दिया कि कॉम्प्लेक्स है चीजें। ये बड़ा जबरदस्त जी, स्ट्रांग लेकिन पॉइंट है। हाँ, उसका काउंटर आर्गुमेंट भी काफ़ी सारे मतलब एथियस्ट लोग जो होते हैं हाँ, वो वो भी देते हैं रख। उसका। तो अगर आपको वो भी पता है तो फिर आप एग्नोस्टिक क्यों हैं? मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि पता आपको सब कुछ है, फिर एग्नोस्टिक क्यों है? जैसे मैंने कहा, ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है जो आपको इस शक में डाले हुए कि हो सकता हो, आपने कहा उसका काउंटर भी देते हैं, तो फिर एग्नोस्टिक किस लिए हैं आप? फिर मेरे ख्याल से किसी एथियस्ट ने ठीक कहा था कि एग्नोस्टिक्स आर जस्ट एथियस्ट विदाउट बॉल्स। उनके गेंदों में पानी नहीं होता, खुलकर कहने की। नहीं जी, बात ये है कि क्लेम नहीं किया जा सकता ना कंप्लीटली कि खुदा है या नहीं है। वही वही नहीं, प्रॉब्लम है क्योंकि नहीं, दोनों साइड उन्होंने क्लेम क्लेम देखो, मेरी बात सुनो, क्लेम तो आप अभी भी करके बैठे हो, मिड क्लेम है। ये मेरा क्लेम ये है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दिस इज अ क्लेम इटसेल्फ। आपको क्या लगता है क्लेम सिर्फ पॉजिटिव है? नहीं, नहीं लेकिन वो 100% श्योरिटी वाला हो जाएगा ना अगर मैं कह दूँ कि खुदा एग्ज़िस्ट नहीं करता तो वो 100% श्योरिटी की नहीं करता आप तो वो हंड्रेड मेरा परसेंट फेथ हो जाएगा। आप 100% आप 100% श्योर हैं कि हो सकता है, हो सकता ना हो? 100% श्योर है इस चीज पे? अरे दोनों ही एक ना एक चीज़ तो होगी ही, उस पे कैसे श्योर हो हाँ, सकते हैं? वो इस तो नहीं, ये चीज में तो 100% श्योर हैं कि हो सकता है, हो सकता ना हो, इसमें श्योर है। इसमें कह सकते हैं। तो बस तो बस फिर ये क्लेम है। 100% श्योर होना क्लेम है ना, आपने अभी कुछ डिफाइन किया, तो फिर आपने क्लेम रखा हुआ है। अगर आप क्लेमलेस होना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी जुबान, अपनी सोचने की सलाहियत काटनी होगी। कोई बंदा भी कभी भी क्लेमलेस नहीं हुँ, होता, पॉजिटिव और इधर नेगेटिव या मिड क्लेम, 50-50% हुँ, चांस क्लेम उसका अपनी जगह पर होता है। ऐसा नहीं है कि वो क्लेमलेस हो। मैं हुँ, ये जानना चाह रहा हूं कि आपने ना होने का जो सबूत दिया, वो तो आपने कहा कि मुझे एक्सप्लेनेशन मैं नहीं समझ पा रहा, मगर वहीं जब आपने क्रिएशन की कॉम्प्लेक्सिटी को सामने रखा और सेल्यूलर लेवल पर आपने चीजों को एक्सप्लेन किया, तो वो बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है। फिर आपने कहा जो उनके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, इसका मतलब ये है कि आपको चीजों का पता है। अगर आपने एक्सप्लेनेशन आपको कन्विंस नहीं कर सकी, तो जो एक्सप्लेनेशन करते हैं रिलीजन की या गॉड की, उनके आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत स्ट्रांग हैं। आपने ये वहां नहीं कहा, मगर एथिज्म के डिफेंस, जब एथिज्म के हवाले से बात आई, तो वहां आपने कहा उनके पास आर्ग्यूमेंट है। मगर रिलीजन के जो सर्कल्स हैं, उस हवाले से आपने अपना एतमाद जाहिर नहीं किया कि उनके पास भी एक्सप्लेनेशन हैं। मिसाल के तौर पर कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं रिलीजन के, थियोलॉजी के, जो आप नहीं ग्रिप कर पा रहे। उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें आपको कोई समझा नहीं सकता, या चीजें आपको नहीं समझनी चाहिए। बल्कि हो सकता है आपने जिनके साथ कोशिश की हो, जिनके साथ बैठे हो, उन्होंने आपको सही तरह गाइड ना किया हो, या उनके पास कैपेसिटी ना हो। क्योंकि ह्यूमन है ना, मिसाल के तौर पर मैं हूं, मेरी एक कैपेसिटी है, मेरी एक लिमिट है। हो सकता है उसके बाद जाके मेरे पास आपकी बातों का हो सकता है जवाब ना हो, मगर इस वजह से क्या मुझे फैसला करना है, इनकार का, या ये अपना दरवाजा बंद कर लेना है, खोज जारी रखनी है? भाई ये था मेरा, और वेरी गुड हुँ। जी, अब आप बात अपनी रख सकते हैं जी। जी, वही खोज जारी है, अगर मुझे मिलता है सैटिस्फाइंग एक्सप्लेनेशन तो मैं ऑब्वियसली एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन क्या मैं अपना सवाल आपसे रख सकता हूँ, जो मैं करने के लिए आया? आपका सवाल जो है ना, वो थियोलॉजी से रिलेटेड हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वो है। मेरा मानना ये है, उसकी वजह बताता हूँ। जैसे मैंने आपसे पूछा ना कि नॉस्टिक कौन होता है, मैंने 3-4 बार स्ट्रेस दिया, उसके पीछे रीजन थी। जब आपका कोर इशू बेस के अंदर कुछ चीजें इस इशू कर रही है ना, तो आप उनको सॉल्व करें। थियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर, इस्लामिक कॉन्सेप्ट है क्रिएटर का, उसके ऊपर अगर कोई आपको इतराज है तो जरूर रखें। वो सवाल मैं जरूर एंटरटेन करूंगा, और वो मीनिंगफुल भी और पर्पसफुल भी होगा, उस पर बात करें आपके जी, कॉन्टेक्स्ट में। जैसे हुँ, जी, जैसे मैं रिलीजियस बुक्स को या फिर कोई भी बुक्स है, हदीस है या फिर कोई अदर रिलिजन टेक्स्ट हैं, उनको जब मैं पढ़ता हूँ
तो वहाँ पे जो मतलब जो फिजिकल चीज की किसी भी चीज की जैसे बारिश होना हो गया या फिर आसमान से जैसे मेटेओराइट्स गिरते हैं या फिर बहुत सारी एक्सप्लेनेशन जो है, तो उनकी जो एक्सप्लेनेशन होती है वो इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल करके उन चीज़ों को बताया गया होता है। और जब उनकी एक्सप्लेनेशन मतलब कहने जाओ कि कैसी एक्सप्लेनेशन है, तो कहते हैं ये मेटाफिज़िकल है। तो अब मेरा सवाल ये है कि जो चीज़ों की जो एक्सप्लेनेशन दी गई, वो केवल मेटाफिज़िकल ही क्यों दी गई? फिज़िकल क्यों नहीं एक्सप्लेन किया गया चीज़ों को? ताकि हम लोग ये दोनों वे से समझ पाएँ कि उनको जो अंडरस्टैंडिंग थी उन लोगों की, वो फिज़िकल की भी थी उनको नॉलेज और मेटाफिज़िकल की भी थी। तो दोनों अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं दी गई? मौसम कैसे आते हैं, चांद कैसे निकलता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्रिएटर का सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्ट में इसलिए कहा था, इस सवाल का जवाब मौजूद है, कई बार दिया जा चुका है। मगर आपकी अगर सिंसेरिटी है ना और वाकई सीखना चाहते हो, तो आप क्रिएटर के ऊपर को सवाल उठाओ, ये सवाल उठाओ, उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठाओ, उस पॉसिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाओ। आप जियो मेट्रोइड कैसे आते हैं, जी फलान सन कैसे इधर जा रहा है, मौसम कैसे आ रहे हैं, आपका ये ना भी हो, ना भी समझ आए भाई, ना भी समझ आए, इसकी एक्सप्लेनेशन बीच में से निकाल भी दें, इस्लाम तो अपनी जगह पर खड़ा है। इसीलिए 1 मिनट के लिए आपने कॉन्सेप्ट उस चीज पर फोकस करना है जो आपका असल चीज है, जो असल इशू है। ये चीजें हमें मरवाती हैं कि हम जनाब बेस सॉल्व नहीं करते हैं और आगे चल पड़ते हैं। हाँ, दोबारा आप सोचें, जो आपका असल टॉपिक है ना एग्नोस्टिक होना, उसके ऊपर सवाल करें, क्योंकि इससे आपकी सिंसियरिटी का भी पता चलेगा। हम्म, या फिर मैं नहीं, समझूंगा कि जी। एग्नोस्टिक सिर्फ आपने अपने आप को ऐसे ही रखा हुआ है, असल में इस्लाम हदीसों पर और कुरान की आयतों पर इतराज करना है आपने, जिससे साफ पता चलता है कि ये किस तरह की मेंटालिटी है। क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल आदमी होता है ना, अगर वो एग्नोस्टिक होकर बैठा है, वो जेन्युइनली अपने पहले इशू को सॉल्व करेगा। नहीं तो आप फिर अ, उसके फ़ेवर में एक्जिस्टेंस ऑफ द गॉड अगर आप कुछ आर्गुमेंट देना चाहें तो आप वो नहीं, दीजिए जो आपके पास वो छोड़ें, वो तो आप आधा पचद्दा मान रहे हैं ना। मैंने आपसे पूछा क्यों नहीं मानते, तो आपने एक्सप्लेनेशन, मैंने कहा सवाल उठाएं उस पे। आपने कहा ना कोई मुझे कोई एक्सप्लेन कर दे, मैंने कहा सवाल उठाएं। इसका मतलब है खत्म हो गया आपके सवाल, सवाल उठाएं ना उसकी एक्सप्लेनेशन पर, गॉड की नहीं एक्सप्लेनेशन के ऊपर। अ, आपका कोई इतराज है वो इस्लामिक रखें। इस्लामिक गॉड पे हाँ हाँ, इस्लामिक क्रिएटर के ऊपर इतराज उठाएं, वही तो कह रहा हूँ। रिलीजन के कॉन्सेप्ट को आपने ना समझ पा रहे, उस पे कह रहा हूँ मैं, और किस पे कह रहा हूँ मेरा भाई। जी देखिए इस्लामिक गॉड का जो कॉन्सेप्ट है उसपे एक ये जो टाइप ऑफ कि हमारा पर्सनल गॉड है, उसका मतलब जैसे कि इतनी बड़ी यूनिवर्स है तो उसमें हम लोग का जो वो प्लेस है वो इतना ज़्यादा छोटा है कि वो स्पेक ऑफ डस्ट के बराबर भी नहीं है। तो क्या उस खुदा को पड़ी हुई है कि वो हम लोग के बारे में हमारी पर्सनल लाइफ में कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा इनसे रिश्ता हुआ या नहीं, हमारा जो है हमने खाना खाया या फिर हमारी हम बीमार हो गए, उसको क्या फ़िक्र पड़ी है कि हम लोग के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करेगा? जी। वेरी गुड। मालिक है वो भाई, इस बात का कितनी बार जवाब दे चुके हैं हम। वो मालिक है, उसकी मखलूक है हम। वंस यू एडमिट कि वो क्रिएटर है, उसकी मखलूक है, वो जो मर्जी करे। वो नहीं मारता है तो हमें, वही जिंदा नहीं तो करता है, इतनी वही हमें खुशी गम इतनी देता है, हर चीज है, कोई मसला नहीं। फिर क्या है, हुँ, दिक्कत क्या है तो उसमें, मतलब मैं ये समझ रहा हूँ। हुँ। नहीं तो इतनी बड़ी यूनिवर्स बना के उसमें हमें एक रेत के दाने के बराबर जगह देके उसमें बैठा के क्या ठीक है, मतलब क्या है ठीक इसका है, पर्पस क्या है? हाँ तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर क्या, मुझे मुझे एतराज नहीं समझ आ रहा, इतनी बड़ी यूनिवर्स बना दी, ठीक है, फिर क्या है, उसमें हमें छोटी सी जगह नहीं पर रखा, तो फिर क्या है। नहीं तो उसका आप एक घर में, पर्पस मेरी क्या सुनो हुआ सुनो, ना मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप एक गाड़ी लेते हो, आप गाड़ी को जी, किधर खड़ा करते हो, बेडरूम के अंदर, गैराज में। गैराज में, ऑब्वियसली उसकी वो जगह है। आप सोते किधर हो, बेडरूम के अंदर, ऑब्वियसली उसकी वो जगह है। खाना कहाँ पकता है, किचन के अंदर, ऑब्वियसली उसकी वो जगह है। ये सारा कंबाइन होके घर बनता है, ठीक है। अब जिस जगह पर हुँ, इंसान गोल्डीलॉक जोन था, उसके अंदर इंसान को उसने सेट किया, बिठाया, एक इम्तिहान के लिए भेजा, इसमें दिक्कत क्या है, मुझे नहीं समझ। अच्छा, कॉन्सेप्ट पता है कि इतना बड़ी कायनात, इतना बड़ा बनाने वाला, और एक छोटे से जर्रे के अंदर हमें रखा है, उसको फिक्र पड़ी हुई है, क्यों ना हो, मालेगा वो, उसकी मलकियत है, वो आपकी मेरी तरह थोड़ी ना है, ये पता ही नहीं, ना नहीं हो। तो मतलब
मेरा मेन जो ऐतराज़ है वो ये है कि मतलब इतना सारा जो टाइप ऑफ मैटर था, इतना ज़्यादा जो 99.9% है, उसको बनाने का मतलब क्या हुआ? हम लोग को तो मतलब हाँ। ऐसे भी गोल्डीलॉक्स ज़ोन में रखा जा सकता था ना, उसका मतलब क्या हुआ? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ये मैं आपको बताता हूँ। कॉस्मोस को जितना स्टडी किया जा रहा है ना, तो पता चल रहा है कि जो जो चीजें जिस जिस जगह पर एग्जिस्ट कर रही हैं, वो कलेक्टिव उनका एक रोल है। जैसे हमारी मिल्की वे है, इसका मूवमेंट के अंदर एक रोल है। इसमें से एक भी प्लैनेट या एक भी स्टार अपनी जगह छोड़ता है, हमारी मूवमेंट के अंदर इफेक्ट आएगा। अगर आपने कॉस्मोस एक सीरीज देखी है, उसके अंदर वो बताते हैं कि यानी ये जैसे सितारा है, ये रोटेट कर रहा है, जिस अर्थ पे हम बैठे हैं ये रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। इसी तरह हमारा सोलर सिस्टम है। और हुँ, इसी तरह हमारी मिल्की गैलेक्सी जो हमारी है, मिल्की वे गैलेक्सी जो है, वो भी इसी तरीके से सर्कल के अंदर रोटेट कर रही है और मूव कर रही है, एक्सपैंड हो रही है। अब मिसाल के तौर पे हुँ, मैं आपको बताता हूँ। आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, ठीक है, हाइकिंग के लिए पहाड़ पर, और आपने भारी बैग उठाया हुआ है, ठीक है। आपकी हुँ, स्पीड स्लो होगी, मगर अगर आपने वजन कम उठाया हुआ है, आपकी स्पीड तेज होगी और आप कम थकेंगे और ज्यादा सफर करेंगे। मगर अगर वजन ज्यादा उठाएंगे तो आपकी स्पीड भी स्लो होगी और जल्दी थक जाएंगे और सफर भी कम करेंगे, ठीक है। ये आपको हुँ, समझना है। अच्छा, इसका ये जो आपने कॉस्मोस की मिसाल दिया, इसको मैं ह्यूमन जो एनाटॉमी है उसके मिसाल से समझाता हूँ। काफी अरसा पहले, इवन डार्विन के टाइम के ऊपर, जो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं, इनमें वेस्टिजियल ऑर्गन जिनको बोला जाता है, ये माना जाता था ये यूजलेस हैं और एवोल्यूशन की बाकियात हैं। बाद में जब इनको स्टडी किया गया, जैसे जंक डीएनए बोला जाता था हुँ, जंक डीएनए बेसिकली गार्बेज है, ये रिसाइकल बिन में जैसे डाटा चला जाता है जिसका कोई यूज नहीं है। मगर बाद में जाकर पता चला कि जैसे बाजू कार्ड डिलीट की हुई फाइल्स रिसाइकल बिन में रिस्टोर करके उनका फायदा होता है, ऐसे ही जंक डीएनए जो होता है उसका फायदा होता है। बेसिकली वो कोर है, सर्वर बन जाता है। उसके ऊपर जब उसको डिस्कवर किया गया, पूरी की पूरी ब्रांच पड़ी एपिजेनेटिक्स की, पूरी पूरी ब्रांच। ये आपको समझना है। इस वक्त ह्यूमन नॉलेज कॉस्मोस के बारे में बहुत सी चीजों को यूजलेस कह सकता है, क्योंकि नॉलेज नहीं है। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जाता है, उनको पता चलता है फलां सितारे का मकसद क्या है, फलां गैलेक्सी का इतने डिस्टेंस का मतलब क्या है। ये चीजें तब समझ आती हैं। मिसाल के तौर पर, मुझे एक कलर नजर आ रहा है आसमान के ऊपर। आज से 1400 साल पहले, आज से 2000 साल पहले, उस कलर का कोई मतलब नहीं था। मगर हबल टेलीस्कोप के बाद पता चला कि जो जैसे जैसे रेड होता जाता है, दैट मीन्स, और ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट सामने आया, क्योंकि उसने कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ सितारों को स्टडी किया, कॉस्मोस को। उसको पता चला कि ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट क्या है, और ये एक्सपैंड हो रही है। तो बाद औकात ऐसे होता है कि एक वक्त होता है आपको नहीं पता चल रहा होता कि इन चीजों का मकसद क्या है, मगर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है। तो ये चीज समझनी है कि ये आपको लग रहा है क्योंकि हमने स्टडी नहीं किया। जो प्योर साइंटिफिक बिहेवियर है ना, अगर आप ऑनेस्ट एंड सिंसियर हैं, प्योर साइंटिफिक बिहेवियर कभी भी किसी चीज को यूजलेस नहीं कहता। उसकी वजह यह है कि उसका मानना यह है कि मैं अपनी खोज जारी रखूं, कीप ऑन डिस्कवरिंग थिंग्स, मुझे इसमें से कोई राज मिलेगा, मुझे इसमें से कोई फायदा मिलेगा। वो यूजलेस नहीं कहता। मसला तब आ जाता है कि जब हम रिलीजन के मामले में अपनी साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक बिहेवियर को छोड़ देते हैं, यहां से नुकसान शुरू हो जाता है। जैसे आपको लगा इतनी बड़ी कॉस्मोस है क्या है। अच्छा, फिर रिचर्ड डॉकिंस जैसा बंदा, जो कि प्योर एथियस्ट है, क्लेम्ड एथियस्ट है, गॉड डिल्यूजन नामी किताब लिख चुका है, ब्लाइंड वॉचमेकर नामी किताब लिख चुका है बदनामे जमाना, और बड़ा उसका एक माना जाता है, एथियस्ट के अंदर बड़ी धाक है, बड़ा बाबा माना जाता है। वो बंदा एक इंटरव्यू के अंदर कहता है कि वी माइट बी अ क्रिएशन ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। अब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस कॉस्मोस के अंदर पूरा ये एक थीम है, एक थ्योरी है जो ये बताई जाती है कि हम लोग गैलेक्टिक जू के अंदर हैं। फ्रेंच में एक बहुत बड़ी, फ्रांस में कन्वेंशन हुई थी साइंटिफिक। वहां म्यूजियम के अंदर बड़े बड़े लेक्चरर्स आए थे, साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने आके थ्योरी पेश की कि वी माइट बी इन अ गैलेक्टिक जू अंडर सर्विलेंस। हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल किसी बीइंग के जो हमसे ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट है, हम उनकी सर्विलेंस के अंदर हैं। जैसे जू में एक ज़ेब्रा को, शेर को रखा जाता है, और जब उसको वहां रखा जाता है उसको यही लगता है कि यही उसकी दुनिया, यही उसका जंगल है। अब उसका मालिक आता है, उसको खाना डालता है, डाल के चला जाता है, उसको फील भी नहीं होता कि वो कैद है। तो ये आपने समझना है कि ये जो थ्योरी पेश की जाती है कॉस्मोस के हवाले से कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स मैसेजिंग वो कर रहे हैं, हम, हो सकता है लोग मौजूद हों, हो सकता है हमसे स्मार्ट लोग मौजूद हों,
तो ये तो अभी डिस्कवरी का मैटर है। हो सकता है कहीं दुनिया पे और लोग मौजूद हों, अब उनको देखकर पता चलेगा, चीजें कहीं खुलेंगी। तो साइंटिफिक अप्रोच ये है, मैं शॉर्ट करता हूँ, माजरत चाहता हूँ, बात लंबी होगी। शॉर्ट मकसद ये कहने का कि साइंटिफिक अप्रोच ये नहीं है कि आप ये कहें कि इतनी बड़ी दुनिया, उसका मकसद क्या है, वो आपको फील हो रहा है ना, क्योंकि आप छोटे से घर में रह रहे हो, आपको लगता है कि इतने बड़े घर का मकसद नहीं है। ठीक है, वो बाद में जाके पता चलता है। हम्म, ठीक है मेरा भाई, इस पे खोज जारी है। अभी देखे ना, जी। ये जो जेम्स वेब गई है, इसने और राज खोल दिए हैं, इसने तो तहलका मचा दिया है। अब पहले कॉस्मोस के बारे में जो हमारी राय थी वो यकसर बदलती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें एडवांस हो रही हैं। तो इसलिए इस विषय के ऊपर जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप प्योरली साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं ना, और साइंटिफिक मेंटालिटी रखते हैं, तो आपको कभी भी जल्दबाज नहीं होना, बाहों को खुला रखना है हर चीज के लिए, कि कोई खबर भी आ सकती है। भाई ये मेरी गुजारिश है। बहुत शुक्रिया मेरा भाई। जी भाई। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, थैंक